आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में महिला अग्निवीर भी हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में एक शानदार नजारा देखने को मिला। दरअसल वहां 1.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने एक ही पंगत में बैठकर महाप्रसाद ग्रहण किया। ये मौका 10 दिनों चलने वाले स्वामी विवेकानंद महोत्सव का रहा। यहाँ के हिवरा आश्रम में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हर साल विवेकानंद जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें लाखों लोगों को महाप्रसाद बांटा जाता है। इस महाप्रसाद को बांटने का काम 100 ट्रैक्टरों के जरिए 3000 स्वयंसेवक संभालते हैं। यहाँ 40 एकड़ खेत में 50 से ज्यादा कतार बनाई जाती है। इसी महोत्सव में राज्य के कामगार मंत्री आकाश कर भी शामिल हुए। दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के दौरान नेवी बैंड में महिला अग्निवीर भी नजर आएंगी। ये इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। इस बैंड में 6 महिला म्यूजिशियन शामिल हैं जो राजपथ पर कदमताल करते हुए दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचेंगी। साथ ही भारत की विविधता और आधी आबादी की शक्ति की झलक दिखाएंगी। यूपी के मेरठ से लोकसभा सांसद अरुण गोविल ने रामायण बांटने का अभियान शुरू कर दिया। वो इस अभियान के तहत 5 साल में 11 लाख रामायण बांटेंगे। अरुण गोविल ने अपने इसी अभियान की शुरुआत हापुड़ से की। अरुण गोविल खुद रामायण सीरियल में श्री राम का किरदार निभा चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक कार अजीबोगरीब तरीके से पहली मंजिल से नीचे गिर गई। यह मामला यहां के विमान नगर इलाके के शुभा अपार्टमेंट का है, जहां ड्राइवर ने गलती से रिवर्स गियर लगा दिया और गाड़ी दीवार तोड़ते हुए पीछे की ओर पलटकर नीचे गिर गई। इस हादसे के बाद आसपास के लोगों ने ड्राइवर को तुरंत बाहर निकाला। उसे इस हादसे में मामूली चोट आई। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग एक कार्यक्रम के दौरान डांस करते नजर आए। दरअसल ये आयोजन मकर संक्रांति पर 10 दिनों तक होता है। इसी का जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर प्रयागराज महाकुंभ के डिजिटल तंत्र पर अटैक कर रहे हैकर्स से जुड़ी है। महाकुंभ में अब तक 9 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में पावन स्नान कर चुके हैं। उम्मीद 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की है, लेकिन प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ साइबर अटैकर्स के निशाने पर है। डिजिटली संचालित हो रहे महाकुंभ में 24 घंटे साइबर अटैक हो रहे हैं। इसके लिए आईआईटी कानपुर की टीम लगातार डिजिटली मॉनिटरिंग कर रही है। ऐसे में जरूरी है कि महाकुंभ मेले में साइबर हैकर्स की हरकतों को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ आम लोग भी खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। प्रयागराज महाकुंभ सनातन धर्म का विश्व भर में सबसे बड़ा मेला है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम करोड़ों करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुँच रहे हैं। हालांकि करोड़ों श्रद्धालुओं के इस काफिले को संभालना प्रशासन के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये संख्या कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। ऐसे में व्यवस्थाओं को सही तरीके से लागू करना असंभव को संभव करने जैसा है। लेकिन कुंभ मेले के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन की ओर से अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। चाहे क्राउड मैनेजमेंट हो, मेडिकल फैसिलिटी हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था, सनातन के इस महा आयोजन को सफल बनाने में हजारों कर्मचारियों के साथ स्वयंसेवी 24 घंटे मुस्तैद हैं। वहीं डिजिटल इंडिया के इस महाकुंभ में टेक्नोलॉजी का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में साइबर अपराधियों ने इसे एक मौके के तौर पर भुनाना शुरू कर दिया है। डिजिटल तरीके से संचालित हो रहे इस महाकुंभ में 24 घंटे साइबर अटैक हो रहे हैं।
प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ साइबर अटैकर्स के निशाने पर है। डिजिटली संचालित हो रहे इस महाकुंभ में 24 घंटे साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जिससे निपटने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी कानपुर की टीम को दी है। जानकारी के मुताबिक जब से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है, देश विदेश से कई साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था में लगे सीसीटीवी फुटेज का डेटा ट्रांसफर करने की आशंका है और इसके साथ ही आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके लोगों की पर्सनल जानकारी भी बाहर ले जाने की कोशिश हो रही है। आईटी कानपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर मनेंद्र अग्रवाल का कहना है कि जब इस तरीके के बड़े आयोजन होते हैं तो साइबर अटैक्स बढ़ जाते हैं। इस महाकुंभ में भी बुकिंग से रिलेटेड सभी वेबसाइट्स और ऐप पर भी लगातार साइबर अटैक्स हो रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए आईटी कानपुर की टीम मौके पर मौजूद है और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी असिस्ट कर रही है। हालांकि महाकुंभ में लगी साइबर एक्सपर्ट की टीम इस पर नजर रखे हुए है। 24 घंटे हो रहे अटैक को जवाब देते हुए सुरक्षा बनाए हुए हैं। साइबर अपराधियों के ऐसे खतरनाक मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए आईआईटी कानपुर की डिजिटल सिक्योरिटी टीम महाकुंभ में मुस्तैद है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सबके लिए उद्देश्य दिया है कि ये डिजिटल कुंभ होना चाहिए और उसके आधार पे बहुत सारी कुंभ में सुविधाएं जो हैं और बहुत सारे एनालिसिस के प्रोसेसिंग जो है वो डिजिटल माध्यम से की जा रही है। वेबसाइट्स ऐप्स तो खैर हमेशा ही होती हैं, लेकिन उसके अलावा भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और तरह तरह की सुविधाएं कुंभ में वो उसमें डिजिटल एक रूप का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इस तरह की जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम सेट करते हैं तो उस पर साइबर अटैक्स अवश्यंभावी हैं और महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में तो और भी अधिक संख्या में डिजिटल अटैक्स होंगे। तो इसके लिए आईटी कानपुर उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है और हमारी टीम जो है वहाँ पे सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एनालिसिस करके उसमें क्या खामियां हैं उसको निकाल के और उनको कैसे ठीक किया जाए ये भी इस पर पूरा प्रयास कर रहा है, जो कि ऐप डेवलपर्स या वेबसाइट डेवलपर या अन्य जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल वाले जो हैंडल कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में 2750 फिक्स्ड कैमरे हैं, जिसमें 80% से ज्यादा कैमरे एआई तकनीक से लैस हैं। महाकुंभ क्षेत्र में क्राउड मैनेजमेंट के साथ निगरानी में इनका इस्तेमाल हो रहा है। सुरक्षा के लिए लगाए गए कैमरों से डाटा ट्रांसफर होने की आशंका बनी रहती है, लिहाजा यूपी सरकार के साथ मिलकर आईआईटी कानपुर की टीम इनकी भी डिजिटल मॉनिटरिंग में लगी है। अटैक्स तो लगातार होते रहते हैं, बल्कि 24 घंटे प्रयास तरह तरह के होते ही रहते हैं। इसमें देश विदेश हर जगह से आते हैं अटैक। कुछ तो बॉट्स होते हैं जो कि 24 घंटे अटैक लगातार करने का प्रयास करते ही रहते हैं तरह तरह तरीके से। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इनको आइडेंटिफाई करके और इनके अटैक को ब्लॉक करने की क्षमता सारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में होनी चाहिए। प्रयागराज का महाकुंभ मेला क्षेत्र करीब 4000 हेक्टेयर में फैला है। सुविधा के लिए इसे 25 सेक्टरों में बांटा गया है। मेला क्षेत्र के एंट्री पॉइंट्स की निगरानी के लिए 7 मुख्य मार्गों पर 102 चौकियां भी अलर्ट मोड पर रहती हैं। इसके अलावा संदिग्ध लोगों पर नजर रखने के लिए स्पॉट्स के साथ सिविल पुलिस के 15,000 जवान भी तैनात हैं। महाकुंभ प्रशासन ने यहां पहुंचने वाले लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। फिर भी टेक्नोलॉजी से यूज होने वाली जालसाजियां गंभीर रूप लेती नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल है कि हैकर्स साइबर तंत्र में अटैक कैसे करते हैं। साइबर हैकर्स किसी भी वेबसाइट के मुख्य तंत्र में प्रवेश कर उसे हैक कर लेते हैं। हैकर्स डाटा को चुराने के लिए इसे बदल या नष्ट कर सकते हैं। महाकुंभ के दौरान भी कई नई वेबसाइट ऐप लॉन्च किए गए हैं। सूचनाओं को लेकर कई तरह के ऐप मौजूद हैं। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सब साइबर अटैकर्स के निशाने पर होते हैं और इसमें सुरक्षा को बाधित करने से लेकर डाटा चुराने तक का काम किया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि कैसे पता चलता है कि साइबर हैकर्स सक्रिय हैं।
साइबर अटैक को पहचानने के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की टीम कार्य करती है। मान लें कि कुंभ की वेबसाइट है, उस पर अगर नॉर्मल यूजर्स विजिट करेंगे तो उनका आईपी एड्रेस सिस्टम पर दिखेगा। अगर कोई हैकर इस पर अटैक करता है तो वो एक आईपी एड्रेस से हजारों बार वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करता है। इससे समझ आएगा कि हैकर साइट में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस डिजिटल महाकुंभ को कवर करने के लिए भारी संख्या में यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर जैसे डिजिटल तकनीक के डिजिटल वीर भी पहुंच रहे हैं। इन लोगों के लिए महाकुंभ क्षेत्र में इंडिया टुडे ग्रुप ने कंटेंट क्रिएटर्स कोना बनाकर अभूतपूर्व सुविधा उपलब्ध कराई है। इस पहल से सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स को अपना काम करने में काफी आसानी हो रही है। ये डिजिटल महाकुंभ है। सोशल मीडिया में रील्स को देख देख कर, चाहे यूट्यूब की हो, इंस्टाग्राम की हो, लोग महाकुंभ में भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। शुरुआत कहां से होती है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जब आप इस लाउंज में एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक रिसेप्शन बना हुआ है। कोई समस्या, कोई दिक्कत तो उसका समाधान आपको यहाँ मिलता है। यहाँ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं। ब्रेकफास्ट से लेकर स्नैक्स के लिए ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ दी गई हैं। कॉफी, हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी इत्यादि सामान आपको यहाँ मिलते हैं। तो आप अपना कंटेंट बनाने के साथ साथ यहाँ कुछ समय चिल भी कर सकते हैं। आइए आपको हम लेकर चलते हैं इस लाउंज के अंदर। और जब आप इस लाउंज में आते हैं तो आपको एक एरिया मिलता है जहाँ तमाम आपको इस तरह की चेयर्स नजर आती हैं और तमाम चार्जिंग पॉइंट्स नजर आते हैं, तमाम डेस्क नजर आती हैं, जिसमें कई जो यूट्यूबर्स आप देखिए जो लैपटॉप लेकर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। इस तरह के वायर्स दिए गए हैं जिससे वो अपने लैपटॉप्स का इस्तेमाल कर सकें। बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कंटेंट के लिए होती है कि इंटरनेट हम अपलोड कैसे करें। मेला क्षेत्र में भीड़ है, जरूरी नहीं कि आपके फोन में नेटवर्क आए। आपको हम लेकर चलते हैं मुख्य क्षेत्र में जहां पर ये पूरा लाउंज बना हुआ है। ये वहां का सेटिंग एरिया है जहां आप देखिए तमाम यूट्यूबर्स, तमाम कंटेंट क्रिएटर्स इस वक्त यहां पर आ पहुंचे हैं और उनमें चर्चा चल रही है महाकुंभ को लेकर कि क्या कुछ है, क्या कुछ नया है। इनसे हम बातचीत भी करेंगे, लेकिन पहले आपको स्टूडियोज दिखाते हैं। ये एक स्टूडियो है जहां हम आपको लेकर चल रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, पॉडकास्ट का जमाना है ये सोशल मीडिया पर, और जैसे ये भाई साहब एडिट कर रहे हैं इस समय। कितना सही है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म आप लोग को मिला है। ये हमारे लिए बेटर है कि हम यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग अपनी और वॉइस ओवर जो भी वो हमारे लिए बहुत ही बेटर है, और जिसे पॉडकास्ट शूट करना हो वो भी यहाँ पे आके कर सकता है। सो ये एक मतलब इतने ज्यादा क्राउडेड एरिया में एक ऐसा रूम मिलना और लाउंज मिलना बहुत बेटर है हमारे लिए। मतलब मुझे इतना मजा आ गया ना, महाकुंभ में घूमते घूमते मेरे पैर थक गए थे, और अभी यहाँ आकर भाई यहाँ पे सब कुछ है। इंटरनेट मिलेगा, वर्क स्टेशन मिलेगा, आके मजे से फोन चार्ज करो। रीले बना बना के हमारे फोन में बैटरियां खत्म हो गई थी। यहाँ पे आप अपना फोन चार्ज कर सकते हो, आप वाईफाई ले सकते हो, चार्ज करते करते अपना रील एडिट कर सकते हो। बेवरेजेस है, रेड बुल है, सीसीडी है, कॉफी पियो, आराम से ब्रंच भी कर सकते हो। कुछ कुछ चीजें खाने के लिए भी है। प्रयागराज महाकुंभ में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर महाकुंभ की कथा डिजिटल तरीके से दिखाई और बताई जा रही है। अगर आप किसी भी वजह से महाकुंभ नहीं आ पाए हैं और महाकुंभ अनुभूति केंद्र का अनुभव अपने घर बैठे करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको प्रयागराज की धरती से महाकुंभ अनुभूति केंद्र का पूरा दर्शन कराऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंड 1, जिसमें सबसे पहले इस थ्रेड पर समुद्र मंथन की पूरी कहानी क्या हुआ था उसको दर्शाया गया है। श्रद्धालु जो आए हैं वो सबसे पहले यहीं पर आते हैं और इसमें नीलकंठ और ब्रह्मांड के रक्षक का वर्णन किया गया है। इस थ्रेड पर लेजर के जरिए पूरी कथा को दर्शाने की कोशिश की गई है। आखिर महाकुंभ क्यों होता है, क्यों कुंभ होने के कारण क्या है, इसके साथ ही क्या ऐसा हुआ था आज से हजारों करोड़ों साल पहले जो कुंभ हुआ, कुंभ 4 जगह ही क्यों होता है, ग्रहों की क्या स्थिति होती है, ये सारी चीजें इस अनुभूति केंद्र में आप महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहला खंड ये, जिसमें कि थ्रेड पर दर्शाया गया है कि क्या कहानी है कुंभ की, और अभी आप अंदर देख सकते हैं भोलेनाथ के दर्शन। इन तमाम जो यहाँ रहने वाले लोग हैं जो पहला खंड पार कर चुके हैं, वो अब देख रहे हैं भोलेनाथ को, यहाँ पर इनका दर्शन करेंगे और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो उनको समुद्र मंथन की पूरी कथा बताई जाएगी। तो यहाँ पर भोलेनाथ के दर्शन करके हर कोई अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा है। जाहिर है आस्था के इस महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और हैकर्स डिजिटल तंत्र पर लगातार अटैक कर रहे हैं।
ऐसे में जरूरी है कि महाकुंभ मेले में साइबर हैकर्स की हरकतों को लेकर पुलिस प्रशासन और डिजिटल तंत्र के साथ आम लोग भी खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। कानपुर से सिमर चावला और प्रयागराज से गुंजन दीक्षित के साथ समत श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। कुंभ के दौरान प्रयागराज में हुई योगी कैबिनेट की बैठक। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाए। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहे। सभी ने वहां होली की तरह एक दूसरे की ओर पानी भी उछाला, फिर संगम में पूजा की और आरती उतारी। साथ ही नीचे बैठकर प्रसाद भी ग्रहण किया। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक भी की। इसमें विंध्य एक्सप्रेसवे के विस्तार समेत कई फैसले लिए गए। जल्द प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र तक विंध्य एक्सप्रेसवे बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व पार्षद और दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन की याचिका पर अलग अलग फैसला सुनाया। दरअसल ताहिर हुसैन ने विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन जस्टिस पंकज मित्तल ने ताहिर हुसैन की याचिका खारिज कर दी, जबकि जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने ताहिर को 4 फरवरी तक अंतरिम जमानत देने का फैसला सुनाया। हालांकि दोनों जजों का फैसला अलग अलग आने पर अब ताहिर की याचिका पर बड़ी बेंच में सुनवाई होगी। नई पीठ के गठन के लिए मामला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने रखा जाएगा। इस चुनाव में ताहिर AIMIM पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली में अगले महीने 4 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। दरअसल विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया। इसके तहत 3 से 5 फरवरी तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं 8 फरवरी को भी दुकानों को बंद रखा जाएगा। राजधानी में 5 तारीख को मतदान और 8 तारीख को मतगणना होगी। मणिपुर में जेडीयू ने अपने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह को उनके पद से हटा दिया। दरअसल पहले उनके नाम से एक पत्र वायरल हो रहा था, जिसमें ये लिखा गया था कि जेडीयू राज्य सरकार से समर्थन वापस ले रही है। हालांकि इस फैसले का राज्य सरकार पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले दिनों वहां 6 जेडीयू विधायकों में से 5 बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि दिन भर पत्र को लेकर गर्म रही सियासत के बीच शाम को जेडीयू ने सफाई दी और कहा कि अनुशासनहीनता के आरोप में वीरेंद्र सिंह को पदमुक्त कर दिया गया है और जेडीयू का मणिपुर सरकार को समर्थन भी जारी रहेगा। गुजरात के वडोदरा में वायुसेना के जाबाजों ने लोगों का दिल जीत लिया। दरअसल यहां वायुसेना स्टेशन पर एयर शो आयोजित किया गया, जिसमें एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने आसमान में अद्भुत करतब दिखाए। इस एयर शो को देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग भी जुटे। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली चुनावों में मचे घमासान के बीच नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी शासित पंजाब की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। तो अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाबियों का अपमान बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने की मांग की। वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तकरार के बीच कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि पिछले 10 सालों से बीजेपी क्या कर रही थी। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अब बीजेपी का जनाधार खिसक चुका है और जनता में हताशा का माहौल है। दिल्ली के दंगल में रोजाना एक नए मुद्दे की एंट्री से चुनाव रोचक होता जा रहा है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा ने पंजाब के सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली भेजकर शराब और पैसे बांटने का आरोप लगाया और 26 जनवरी की सुरक्षा पर भी सवाल उठा दिए। तो आम आदमी ने कहा कि बीजेपी सारे पंजाबियों को आतंकी बता रही है। मैंने अभी इलेक्शन कमीशन में शिकायत करी, मैंने दिल्ली पुलिस में भी शिकायत करी, मैंने लिखित में शिकायत करी कि आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। दोनों के ऊपर में 50-50 करोड़ रुपए का। सारे पंजाबी आतंकवादी हैं?
सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। उधर आम आदमी के प्रवक्ता ऋतुराज झा ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को हरदीप सिंह पुरी का रिश्तेदार बता दिया। बीजेपी कह रही है कि ये सिख समाज का घोर अपमान है। मुगलों से लड़ते रहे हैं हमारे गुरुओं के परिवार शहीद हुए, कुर्बानियां हुई। आज वही मुगल जो बांग्लादेशी रोहिंग्या, उनके साथ हमारे मंत्री जी हरदीप पुरी साहब को और हमें जो सिख या पंजाबी हैं उनके साथ मिलाया जा रहा है। और वो आम आदमी के नेशनल स्पोक्सपर्सन और एमएलए, और कहीं ना कहीं इसमें ये एक बड़ी साजिश है, वोट बैंक की साजिश है। कहना कि पंजाब की गाड़ियां यहाँ पे हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो हर राज्य की गाड़ी है। ये तो पंजाबियों का घोर अपमान है, ये तो सिख समाज का घोर अपमान है। और क्या कह रहे हैं प्रवेश वर्मा कि 26 जनवरी के लिए लोग खतरा बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी अपने वोट की ताकत से। सिख समाज के लोग, पंजाबी समाज के लोग जो हैं वो इन बातों को सुन रहे हैं। दिल्ली में पंजाब के नाम पर शुरू हुई सियासत देखते ही देखते सिख वोट बैंक तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में करीब 4% सिख समेत कुल करीब 15% पंजाबी वोटर हैं। दिल्ली की करीब 13 सीटों पर इस वोट बैंक का असर है और 9 सीटों पर सिख वोट निर्णायक हैं। इन 9 सीटों में 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। वैसे दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 4 से 40 हजार के बीच सिख वोटर्स हैं, लेकिन नई दिल्ली, तिलक नगर और रजौरी गार्डन जैसी सीटों पर सिख वोट ही हार जीत तय करते हैं। दिल्ली में पिछले 3 चुनावों से इस सिख वोट बैंक का रुझान बीजेपी से हटकर आप की ओर जाता दिख रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इस वोट बैंक को वापस अपने पाले में लाने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। आम आदमी पार्टी और बीजेपी की इस खींचतान पर कांग्रेस ने तंज कसा है। अपनी पार्टी के लिए, जेब भरने के लिए, शीश महल बनाने के लिए ऑल्टो से करोड़ों की गाड़ियों तक आना और मफलर से 400 करोड़ पे जहाज पे चलना, वो तो भाई जादूगर है, इसको आता है कैसे मल्टीप्लाई पैसा करना है, क्योंकि रहा है। पर वो मल्टीप्लिकेशन लोगों के लिए नहीं की, वो अपनी और अपनी पार्टी के लिए की। जहां ये केजरीवाल का नाम जुड़ गया वहीं सबसे नुकसान शुरू हो गया, घाटा शुरू हो गया और उस जगह की बदकिस्मती शुरू हो जाती है जहां केजरीवाल के पैर पड़ जाते हैं। 8-9 साढ़े 9 साल बीजेपी को नहीं दिखा कि ये इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। सारी आलोचना इनकी और जितनी बखिया उधेड़ी है आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस ने किसी और ने नहीं की। अचानक बीजेपी को याद आ रहा है। आदमी जब किसी पार्टी से निराश हो जाता है, उसके वायदों से निराश हो जाता है, तो उसकी तरफ देखता है जिसने पहले काम किया था। 25-30 साल 98 के बाद बीजेपी की कोई सरकार नहीं रही है और जो 5 साल सरकार थी उसकी भी किसी काम की किसी को कोई याद नहीं है। तो जहां तक विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी किसी के जहन में नहीं है। अगर कोई है तो कांग्रेस है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने एक दिन पहले ही पुलिस में ये शिकायत दी कि कालकाजी इलाके में रमेश विधूई के समर्थक आतिशी के समर्थकों को धमकी दे रहे हैं। अब केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी के समर्थकों का बचाव करती है। सीधे एमएचए से आदेश आता है एसएचओ को, फलानी जगह फलाने नेता की के आम आदमी पार्टी के नेता की मीटिंग डिसरप्ट करनी है और पुलिस वहां पे बकायदा लेके जाती है बीजेपी के गुंडों को, अपने संरक्षण में वहां पे गुंडागर्दी करवाती है। कुल मिलाकर दिल्ली चुनाव में हर रोज नए नए मुद्दे उछाले जा रहे हैं। तीनों ही पार्टियां अपने उठाए मुद्दे को सबसे बड़ा और जरूरी बताने में अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इन दिनों होड़ इस बात की चल पड़ी है कि विरोधी के किस बयान को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने अपने हक में पेश किया जाए। सियासी बयानों पर नेता अपने हिसाब के रंग चढ़ा रहे हैं, पर शायद
वो ये भूल जा रहे हैं कि ये जनता है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। बुधवार को सेंसेक्स 567 अंक उछलकर 76,405 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 131 अंकों पर खिसका। ये 23,155 पर पहुंच गया। कारोबार के आखिर में ऑटो, मेटल और गैस समेत कई सेक्टरों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए, तो वहीं बैंक, IT और टेक समेत कई सेक्टर्स के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। सोने चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 630 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 82,700 रुपए हो गई। वहीं चांदी के दाम भी 1,000 रुपए बढ़े। अब 1 किलो चांदी की कीमत 94,000 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 25 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 33 पैसे हो गई। जर्मनी की लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी पोर्शे ने भारत में अपनी नई ईवी कार पोर्शे मैकन ईवी को लॉन्च कर दिया। इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए रखी गई है। पोर्शे मैकन टर्बो इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड मोड में 576 bhp का पावर जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि यह महज 3.9 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेता है। कंपनी ने इसे भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में लॉन्च किया। टू व्हीलर बनाने वाली जापानी कंपनी यामाहा ने एक ऐसी बाइक पेश की है जिसमें एक नहीं बल्कि दो फ्यूल टैंक हैं। कंपनी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में इसकी झलक दिखाई। यामाहा की इस बाइक का नाम टेनेरे 700 है। इसमें 23 लीटर की 2 फ्यूल टैंक दी गई है। ऐसा पहली बार है जब किसी बाइक सेगमेंट में डबल पेट्रोल टैंक देखने को मिल रहा है। इसकी टॉप स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं कंपनी का दावा है कि ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर का माइलेज देती है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी में जर्सी को लेकर हुए विवाद की, जिस पर अब बीसीसीआई ने अपना रुख साफ कर दिया है। दरअसल इस साल की चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज अगले महीने 19 फरवरी से होना है। ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 जगहों पर होगा। इनमें 3 वेन्यू पाकिस्तान में है, तो वहीं चौथा वेन्यू दुबई है। भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। लेकिन इस टूर्नामेंट से पहले खबरें आई कि बीसीसीआई ने भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान लिखे जाने से मना कर दिया है। हालांकि अब बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने साफ कर दिया है कि भारतीय बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान आईसीसी के सभी नियमों का पालन करेगा। यानी कि बीसीसीआई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सभी टीमों की तरह भारतीय टीम की जर्सी पर भी मेजबान देश पाकिस्तान का नाम लिखा होगा। हालांकि बीसीसीआई सचिव ने ये नहीं बताया कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आधिकारिक फोटोशूट समेत आईसीसी टूर्नामेंट के पूर्व कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। आईसीसी के नियमों के अनुसार टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी टीमों को अपनी जर्सी पर मेजबान टीम का नाम लिखना होता है, चाहे मैच कहीं भी हो। दरअसल पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेजबानी है, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर कराने का फैसला लिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान हाइब्रिड मॉडल के तहत भारतीय टीम अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगी। जाहिर है भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सीरीज भी बंद है। ऐसे में भारतीय टीम की जर्सी पर पाकिस्तान लिखे जाने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद हुआ। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। तो चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है और अब ये था कि जो भी टीम होस्ट करती है उसका नाम सभी टीम्स की जर्सी के ऊपर होता है। मतलब इंडिया की जर्सी के ऊपर पाकिस्तान टीम का नाम होना चाहिए। आपको लगता है कि ये ठीक है? हाँ ठीक है। क्यों होस्ट है, होस्ट नेशन है तो जो रूल है। लेकिन आईसीसी ने अब कहा है कि ठीक है आप मत लिखो। आईसीसी अगर वो मना करता है, अगर वो करता है तो फिर वो बीसीसीआई को देखना है वो क्या डिसीजन लेता है। लेकिन ये जो कंट्रोवर्सी हुई नाम को लेकर जर्सी पर, क्या ये होनी चाहिए थी? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। नहीं होनी चाहिए। खेल को खेल की तरह ही देखे ना। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो होस्ट नेशन होता है उसका नाम होता है सबकी जर्सी। नहीं, हम लोग को इसीलिए तो हम जाना नहीं चाहते हैं उनके वहाँ। अच्छा, नाम नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल नहीं। नाम है भी तो क्या दिक्कत है? किसी का भी होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का नहीं होना चाहिए। ये नियम गलत नियम है, हम नहीं मानते ऐसा नियम होना चाहिए। अपना देश का हो वही काफी है। वो अपनी जर्सी पे अपना नाम लिखवा लें, मैं अपनी जर्सी पे अपना लिखवा लूंगा, बात खत्म होगी। अगर वो होस्ट नेशन है, ये नियम है तो नहीं होना चाहिए। खेल में भी इतना आप हेट ले आएंगे तो कैसे काम? खेल क्या देखो, खेल बाद पहले हमारी सेना है, जो हमारी सेना पे आते अटैक होते हैं, आक्रमण होता तो पहले हमारी सेना है, खेल हम बाद को मानते हैं। लोग किसी भी शर्त पर इस बात के लिए राजी नहीं कि इंडिया की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम हो। विवाद लगभग थम सा गया है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी अभी जारी है। इस कंट्रोवर्सी पर कुछ भी हो रहा हो, इंडियंस कम से कम ये कहते हैं कि वो ये होते हुए देखना नहीं चाहते। कैमरामैन अंकित के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। चीन में आईफोन को बड़ा झटका। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। गृह मंत्रालय की साइबर विंग I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने साइबर फर्जीवाड़े की शिकायत करने का तरीका बताया। इसके लिए आपको cybercrime.gov.in पर जाना होगा। इसमें आप रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट वाले कॉलम पर क्लिक करें। इसके बाद आप फोन, व्हाट्सएप या कहीं और से मिले संदिग्ध लिंक का स्क्रीनशॉट अपलोड कर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी रिपोर्ट से हम एक सेफर ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई सस्पिशियस एक्टिविटी मिले, डोंट हेजिटेट, विजिट cybercrime.gov.in और रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट सेक्शन का इस्तेमाल करें। सैमसंग का सालाना लॉन्चिंग इवेंट गैलेक्सी अनपैक्ड 2025 आज आयोजित होगा। ये इवेंट अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे से शुरू होगा। इस दौरान कंपनी स्मार्टफोन की अपनी फ्लैगशिप S सीरीज समेत कई प्रोडक्ट लॉन्च करेगी। वहीं न्यू गैलेक्सी AI फीचर भी पेश किया जाएगा। खबर है कि चीन में आईफोन को बड़ा झटका लगा। दरअसल वहां आईफोन की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई। चीन में दिसंबर तिमाही के दौरान एप्पल सेल्स 18% से ज्यादा लुढ़क गई। इससे एप्पल को काफी नुकसान हुआ। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में फल फूल रहे होम स्टे कारोबार की, जिसने जम्मू कश्मीर के गांवों की तस्वीर बदल दी है। होम स्टे के कारोबार से जुड़कर यहां के लोग न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, बल्कि इससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पुलवामा से भी विकास की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई, जहां सरकार की मदद से ग्रामीण नए सपने संजो रहे हैं। होम स्टे सैलानियों के लिए ये शब्द अब नया नहीं है। कहीं घूमने का मन बना रहे हों तो ये शब्द सबसे पहले जहन में आता है। सस्ता, सुंदर और सबसे बड़ी बात कि यहाँ ठहर कर अनजानी जगह पर भी घर में होने का एहसास होता है। और अब यही होम स्टे की सुविधा कश्मीर में पर्यटन के बिजनेस को रफ्तार भी दे रही है। ये तस्वीरें पुलवामा की हैं, जहाँ के बांदेरपुरा गांव में बहुत से होम स्टे खुल गए हैं, जो अब यहाँ के लोगों के लिए कमाई का एक जरिया भी है। बिल्कुल हर हिंदुस्तान के हर कोने से आता है, गुजरात से आता है, बंगाल से आता है, बिहार से आता है, ज्यादातर पंजाब से लोग आता है, अमृतसर से आता है। हमारे पास बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं इन्हीं जगहों से। एक बार तो फॉरेनर भी एक आया, उसके साथ एक मीम साहब है और वो मियाँ भी है आपस में। वो तो है तो अमृतसर का, वो अब रहता है वो कनाडा में। तो क्या टूरिस्ट पसंद करते हैं? टूरिस्ट पसंद करते हैं। ये जो गाँव का माहौल है ना, वो बिल्कुल नेचुरल होता है, अल्लाह का बनाया हुआ खूबसूरती होता है, वो घर जैसा फील करता है। गांव में भी सैलानियों को ठहराया जा सकता है। ये विचार यहाँ के लोगों को सबसे पहले कोरोना काल में उस वक्त आया जब कश्मीर में सैलानियों की आवक बढ़ी और मदद के लिहाज से स्थानीय लोगों ने सैलानियों को घर में ठहराना शुरू किया। फिर सरकार ने भी आगे बढ़कर इनकी मदद की और इस तरह से होम स्टे नाम से कारोबार चल पड़ा, जो न सिर्फ गांव के लोगों की आर्थिक तरक्की में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि इस कारोबार से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। जब कोविड हुआ था तो उसके बाद से एक नैरेटिव चला था कश्मीर चलो फ्रेश होने के लिए। लाइक यहाँ पे कोविड वगैरह कम था तो रश होने के कारण बहुत सारे टूरिस्ट मैंने पाए, वो रास्ते पे सो रहे थे, रूम प्रोवाइड नहीं हो रहे थे। तो मैं एक्चुअली खुद टूरिस्ट ड्राइवर हूँ, मैं कैब चलाता हूँ टूरिस्ट की। उस समय उन दिनों में चला रहा था। जब गेस्ट को रूम अवेलेबल नहीं हुआ तो मैंने उनको, यूजुअली हम कश्मीर में ऐसा होता है कि घर पे आओ करके, तो उन्होंने आइडिया करके बोला कि भाई साहब आप इसको कन्वर्ट करो, हमारे और भी गेस्ट आ रहे हैं। तो फिर गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ हेल्प हुई। काम करना है तो लीगली करना है,
तो आपके पास एक उनकी द्वारा दी हुई लाइसेंस होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। तो अगर धरती के स्वर्ग की खूबसूरती को करीब से महसूस करना है, जम्मू कश्मीर को करीब से जानना समझना है, तो यहाँ के गाँव में आइए, जहाँ मिट्टी की खुशबू भी है, अपनापन भी और जम्मू कश्मीर की संस्कृति की झलक भी। अशरफ वानी, पुलवामा, गुड न्यूज टुडे। गुरुवार से रणजी ट्रॉफी का एक और दौर। खेल जगत से जुड़ी ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चलें खेल चक्कर। रोहित शर्मा गुरुवार से रणजी ट्रॉफी में खेलते नजर आएंगे। उनके साथ मुंबई टीम में यशस्वी जायसवाल भी होंगे। वहीं इस टीम के कप्तानी अजिंक्य रहाणे करेंगे। ये मुकाबला मुंबई के बीकेसी में जम्मू कश्मीर के खिलाफ होगा। ऋषभ पंत भी गुरुवार को रणजी ट्रॉफी में दमखम दिखाएंगे। वो दिल्ली टीम से पहले ही जुड़ चुके हैं। ये मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में सौराष्ट्र के खिलाफ होगा। ये मैच सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दिल्ली के दूसरे मुकाबले में विराट कोहली भी खेलते दिखाई देंगे। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में स्कीइंग प्रतियोगी पहुंचे। दरअसल वहां स्कीइंग प्रतियोगिता और उसकी ट्रेनिंग के कोर्स भी हो रहे हैं, लिहाजा यहां छोटे छोटे बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग औली में नजर आ रहे हैं ताकि वो भी स्कीइंग सीख सकें। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत गुरुवार से होगी। इसका आयोजन लेह में होगा। इन गेम्स का उद्घाटन खेल मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे। इन विंटर गेम्स में 19 टीमों के 428 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। मलेशिया में खेले जा रहे अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप में एक और बड़ा उलटफेर हुआ। दरअसल पाकिस्तान की टीम ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई। उसे आयरलैंड ने 9 ओवरों के रोमांचक मैच में 13 रनों से मात दी। मैच में पाकिस्तान को महज 70 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे वो हासिल नहीं कर सकी। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।